हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज। आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज का शुरुआत एनसीईआरटी ज्योग्राफी से किए हैं और अभी तक हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीका से कवर कर लिया है और कंप्लीट किया है। पिछले सेशन से हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। उसका पहला चैप्टर का पहला पार्ट यानी कि उस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट हैं उस सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज बारी है उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करने का, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन हमारी माइंड में एग्जिस्ट। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द टर्म इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट टर्म है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन वॉर्नर, यानी कि जो इन्वायरमेंट वर्ड है, इन्वायरमेंट वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड से आया है और वो फ्रेंच वर्ड क्या है? वो फ्रेंच वर्ड है इन्फॉर, और इस इन्फॉर्मर वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है टोटल सराउंडिंग। टोटल क्या होता है? इसका मतलब टोटल सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के जो भी चीजें हैं वो सारे चीज मिलके क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो नेचुरल हो, वो सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? एक इन्वायरमेंट बनाती हैं। कोई दिक्कत है? तो इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, और उस वो फ्रेंच वर्ड क्या है? इन्वायरनर है, जिसका मतलब क्या होता है? टोटल सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास की चीजें। तो हमारे आसपास की जो जो भी चीजें हैं, चाहे वो मैनमेड हो या नेचुरल हो, वो सारी चीज मिलके क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्या बनाता है? इन्वायरमेंट बनाता है। अब जब तुम अपने आसपास के सारी चीज को देखोगे और लिस्ट बनाओगे, तो ये लिस्ट दो पार्ट में बनेगा। एक पार्ट में जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए चीज है, और दूसरा पार्ट में इन्वायरमेंट के द्वारा दिया गया जो भी चीज है। ह्यूमन ने क्या बनाया है? तो ह्यूमन ने रोड बनाया है, ह्यूमन ने बिल्डिंग बनाया है, ह्यूमन ने एसी, फ्रिज, कूलर बनाया है, बल्ब बनाया है, फैन बनाया है। और इन्वायरमेंट ने क्या दिया है? इन्वायरमेंट ने हमको बनाया है, एनिमल्स को बनाया है, बर्ड्स को बनाया है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को बनाया है, प्लांट, ट्री, ट्वेल्स, एयर, वाटर, इन सारी चीज फाइल को कौन बनाया है? इन्वायरमेंट। और जब आप इन्वायरमेंट वाली चीज को भी लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, दो पार्ट में कन्वर्ट करोगे, तो एक हो जाएगा लिविंग और दूसरा हो जाएगा नॉन लिविंग। एक पार्ट लिविंग और दूसरा पार्ट नॉन लिविंग। लिविंग पार्ट को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं इन्वायरमेंट का, और नॉन लिविंग को एबायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको हम लोगों ने क्या किया है? दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। एक है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स, और दूसरा है नेचुरल सराउंडिंग। दूसरा क्या है? नेचुरल सराउंडिंग। जब आप नेचुरल सराउंडिंग को ध्यान से देखोगे तो दो चीज मिलेगा। एक होगा लिविंग वर्ल्ड वाला, यानी कि लिविंग थिंग्स, और दूसरा हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं।
और नॉन लिविंग थिंग्स वाले को हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? इन्वायरमेंट पता चल गया। तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। उस फ्रेंच वर्ड का नाम क्या है? इन्वर्नर। और उस इन्वर्नर वर्ड का क्या मतलब होता है? टोटल सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग। यानी कि हमारे आसपास के जो भी चीजें हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें मौजूद हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। सारे मिलके क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो हम लोग इन्वायरमेंट को एक और वर्ड में बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है ये क्या है? ये है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक, इन्वायरमेंट क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो हमें प्रोवाइड करता है लैंड फॉर लिविंग, वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फूड फॉर एयर फॉर ब्रीदिंग। ठीक ना? तो जो इन्वायरमेंट है ये क्या है? एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो किससे बना है? हमारे आसपास के मौजूद जो भी चीजें हैं, सारी चीज से मिलकर के क्या बनता है? इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट को हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक है ह्यूमन मेड और दूसरा है नेचुरल। यानी कि एक ह्यूमन सराउंडिंग्स है और दूसरा नेचुरल सराउंडिंग्स। नेचुरल सराउंडिंग्स को भी दो पार्ट में हम लोग लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड में बांट सकेंगे। जो लिविंग वर्ल्ड है उसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है उसको एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? द इन्वायरमेंट वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। जो इन्वायरमेंट है ये एक फ्रेंच वर्ड से ड्राइव्ड किया गया है, जिसका वो कौन सा वो फ्रेंच वर्ड है? इन्वर्नर से ड्राइव किया है। उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब बताइए क्या होता है? टोटल, यानी कि टू सराउंडिंग, यानी कि टोटल सराउंडिंग। ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? हमने आपको बताया है कि हमारे अर्थ पे तीन मेजर डोमेन है। तीन मेजर डोमेन है। कौन कौन? एक है लिथोस्फीयर, एक है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक, हमारा जो अर्थ है ये तीन मेजर डोमेन से बना है, लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर। लिथो क्या होता है? जो अर्थ के आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, अर्थ का आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसपे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, रोड बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, वो लिथोस्फीयर पे बनाते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी कि डोमेन ऑफ वाटर, जैसे कि ओशियन, सी, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर जो गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ के चारों तरफ ऊपर से जो गैस के लेयर्स हैं वो क्या है? एटमॉस्फेयर। और जहां पे इन तीनों का इंटरेक्शन होता है, क्या? जहां पे इन तीनों डोमेन का, जहां पे इन तीनों डोमेन का इंटरेक्शन होता है, जहां पे इन तीनों डोमेन का इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन वाले पार्ट को, उस इंटरेक्शन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है यही क्या है? बायोस्फीयर। यही क्या है? बायोस्फीयर। अगर इन तीनों डोमेन में से कोई भी एक डोमेन, कोई भी एक डोमेन खराब हो गया तो बायोस्फीयर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि डोमेन ऑफ लाइफ, वर्ल्ड ऑफ लाइफ। जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है वहां पे बायोस्फीयर है, वहां पे क्या है? बायोस्फीयर। तो हमारे पास अर्थ पे तीन डोमेन मौजूद है और इसी
तीनों डोमेन के मौजूदगी के कारण चौथा डोमेन हमारे पास आया बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर कहाँ बनेगा? तीनों के इंटरेक्शन वाले एरिया में। तो तीनों का इंटरेक्शन वाला एरिया ये क्या है, जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो, बस यही जो छोटा वाला पार्ट है यही है हमारा बायोस्फीयर। तो बायो में, बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर का मतलब है डोमेन। जो बायो लाइफ ऑफ डोमेन है, डोमेन ऑफ लाइफ है, सॉरी डोमेन ऑफ लाइफ है, वही क्या है, बायोस्फीयर है। ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज द जोन ऑफ इंटरेक्शन, इट इज द जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। अभी हमने आपको बताया कि जो बायोस्फीयर है ये जोन ऑफ इंटरेक्शन है किसका किसका, लिथो, हाइड्रो और एटमोस्फीयर। यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही, 1 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वॉल्व। यानी कि जो बायोस्फीयर है ये किसके मिलके बना है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं उनसे और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट से, यानी कि ये तीनों इन्वायरमेंट का पार्ट ही होगा, हाइड्रो, बायो और एटमोस्फेयर। तो हमारा सेकंड नंबर यानी कि 2 नंबर ऑप्शन भी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या है, इट इज प्योरली नेचुरल सिस्टम। बायोस्फीयर प्योरली नेचुरल सिस्टम है और बोलता है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से ये अफेक्ट भी नहीं होता है। अगर हम लोग डिफोरेस्टेशन करेंगे, सॉइल पोल्यूट करेंगे, वाटर पोल्यूशन करेंगे, एटमोस्फेयर को पोल्यूशन करेंगे, तो क्या बायोस्फीयर अफेक्ट नहीं आएगा? अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्यों हो रहा है, जो हम बहुत सारे फॉसिल्स फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, उसके कारण कुछ ऐसे गैसेज हैं जिसका अमाउंट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसके कारण हमारा अर्थ क्या हो रहा है, एक हॉट गोला, हॉट स्फीयर में कन्वर्ट हो रहा है। यही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या यहाँ पे जो बायोस्फीयर है, जो लाइफ है, वो अफेक्ट नहीं होगा? होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 स्टेटमेंट है, ये 3 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। यानी कि सही स्टेटमेंट 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो, सबसे पहले पहला वाला जो पार्ट वाला जो वीडियो है इन्वायरमेंट का, जिसमें सारे टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, जाइए उस वीडियो को देखिए। उसके बाद यहाँ पे आइए, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए और वीडियो को आगे बढ़ा के पूरा एक्सप्लेनेशन, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिथोस्फीयर कंप्राइजेस। लिथोस्फीयर किससे बना है? हमने पिछले वीडियो में, क्लास 6 के वीडियो में मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ पढ़ा और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ का डिफरेंट लेयर है, अर्थ डिफरेंट लेयर से बना है। जो उस अर्थ के सेंटर में लेयर है उसको हम लोग कोर बोलते हैं, उसके ऊपर वाले लेयर को हम लोग मेंटल बोलते हैं और सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या है, क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट के ऊपर थिन लेयर ऑफ सॉइल है। क्या है, थिन लेयर ऑफ सॉइल है। तो क्रस्ट और प्लस जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है, यही क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं, सॉरी, यही क्या बनाते हैं, हमारा लिथोस्फीयर। यही क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं। लिथोस्फीयर भी 2 टाइप का होता है, एक कॉन्टिनेंटल, और दूसरा है ओशियनिक। एक कॉन्टिनेंटल और दूसरा होता है ओशियनिक। लिथोस्फीयर के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। हमारा घर है, हमारा जंगल है, हमारा रोड है, हमारा स्कूल का बिल्डिंग है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे है, लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर एक फ्लैट प्लेन एरिया नहीं है, ये अनइवन लैंड है, एक अनइवन
लैंडस्केप से बना है। कहीं माउंटेन मिलेगा तो कहीं प्लेटूज मिलेंगे, कहीं डेजर्ट्स मिलेंगे, कहीं रिवर मिलेंगे, कहीं रिवर वैली मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म से ये हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, तो जो हमारा लिथोस्फीयर है ये किससे बना है? तो क्रस्ट प्लस थिन लेयर ऑफ पाइल। और ये क्रस्ट कैसा है? सॉलिड रॉक से बना। किससे बना है? सॉलिड रॉक। इससे सॉलिड रॉक। चलो पढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर एंड गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज लिथोस्फीयर। अभी हमने आपको कहीं बताया गैसियस लेयर के बारे में, वाटर के बारे में नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है। नेक्स्ट क्या है? द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है? सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल कवरिंग इट। अभी हमने आपको यही तो बताया कि जो हमारा अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट कैसा है? सॉलिड है। इस क्रस्ट के ऊपर थिन लेयर ऑफ सॉइल है और ये क्रस्ट और थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलके क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर बनाते हैं। यानी कि जो हमारा बी नंबर जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। थर्ड नंबर क्या बोला? द नैरो जोन वेयर द लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट। तो जहां पे लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। द रिलीम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए एक्सप्लेनेशन से पहले और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक ना? उसके बाद आंसर देखिए और एक्सप्लेनेशन को अच्छा से सुनिए। सारा कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। देखो वर्ड इकोसिस्टम, अब बताओ इकोसिस्टम क्या? इकोसिस्टम तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना, जो हमारा इन्वायरमेंट है ये बना है दो चीज, एक ह्यूमन मेड सराउंडिंग से, मेड सराउंडिंग से, और एक नेचुरल सराउंडिंग। एक नेचुरल सराउंडिंग। नेचुरल सराउंडिंग्स को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक को हम लोगों ने लैंड, वाटर, एयर, और बायोटिक में क्या है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, इस लिविंग थिंग्स में क्या क्या है? तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर है। अब बताइए, अभी ह्यूमन मेड को छोड़ दो, ध्यान दो एबायोटिक पे, लैंड, वाटर और एयर। लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। यानी कि वैसा एरिया जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। तो बताओ, अगर लैंड यानी कि सॉइल अच्छा क्वालिटी का नहीं हो, सॉइल अच्छा क्वालिटी का नहीं हो तो क्या वहां पे प्लांट हम लोग ग्रो कर पाएंगे? क्या हम लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे? क्या वहां पे पेड़ पौधे उग पाएंगे? तो नहीं। वाटर अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं हो, अगर वाटर हो ही नहीं तो क्या प्लांट एग्जिस्ट कर पाएंगे? अगर एटमोस्फेयर में
या एटमॉस्फेयर हो ही नहीं, या एटमॉस्फेयर में कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अगर ये नहीं हो तो क्या बताओ कि लैंड, वाटर और एयर यानी कि लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये अच्छे क्वालिटी का नहीं हो, अच्छा क्वालिटी का नहीं हो, या इनमें से कोई एक भी नहीं हो, तो क्या यहाँ पे किसी भी तरह का लाइफ पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो इन तीनों का इंटरेक्शन भी जरूरी है, इन तीनों में रिलेशन भी होना जरूरी है। मान लिया कि लैंड हमारे पास बहुत अच्छा क्वालिटी का है लेकिन एटमॉस्फेयर है ही नहीं, प्लांट नहीं ग्रो करेगा। अगर मान लिया कि वाटर भी अच्छा है, लैंड भी अच्छा है और एटमॉस्फेयर नहीं है तो भी ग्रो नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि वाटर है, एयर है, लैंड नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। तो तीनों का होना बहुत जरूरी है लाइफ को एग्जिस्ट करने। ठीक इसी लैंड पे क्या ग्रो करेगा? प्लांट ग्रो करेगा। उस प्लांट को खाने वाला पहला प्राणी कौन सा है? तो प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर है। यानी कि नहीं, सॉरी, जो प्लांट है वो क्या है? प्रोड्यूसर है। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। ये जो कंज्यूमर है, ये तीन टाइप के कंज्यूमर होते, एक होते हैं बताओ हर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। एक जो केवल प्लांट खाएगा, दूसरा जो केवल एनिमल खाएगा, और तीसरा जो दोनों में से खाएगा, दोनों को खाएगा। अब सोचो कि अगर हमारे पास प्लांट नहीं हो या प्लांट हो और कंज्यूमर नहीं हो तो क्या लिविंग थिंग्स का, ये कोई जीव जंतु का यहाँ पे रहना कोई पॉसिबल नहीं है। अगर प्लांट नहीं हो तो क्या इसमें से कोई भी कंज्यूमर जिंदा रह पाएगा? अगर प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या कंज्यूमर जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर कंज्यूमर में मान लेते हैं कि हर्बीवोरस ही नहीं है तो क्या कार्निवोरस वहां पे रहेंगे? यानी कि शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी लोग खाते हैं। मुर्गा को कौन खाएगा? तो कार्निवोरस लोग खाएंगे। लायन क्या खाएगा? तो इन तीनों में, इन चारों में क्या है? इंट्रैक्शन है। और इन चारों का इंट्रैक्शन किससे है? उनसे है। तो ये जो इंट्रैक्शन है, जो इंटर रिलेशनशिप और इंट्रा रिलेशनशिप है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में, यही मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और हम लोग इंडिपेंडेंट होने के कोशिश कर रहे हैं कि घर से आज़ाद हो जाए। हमको इंडिपेंडेंट नहीं मिल रहा है, हमको प्राइवेसी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पढ़ो कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है ये बना ही है इंटरडिपेंडेंस से। तो हम लायन को मार के हम खुश नहीं रह पाएंगे। अगर हम लोग पूरे जंगल को काट देंगे तो भी हम खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने वाला अगर कोई है तो क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि प्लांट हैं। और यहीं से एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लेवल टू हायर लेवल इन फूड चेन। तो तीनों का इंटरेक्शन, दोनों का, कौन कौन? बायो और एबायोटिक का आपस में इंटरेक्शन। और बायोटिक में जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, डिकम्पोजर हो, इन सभी का अपना में रिलेशन। फिर इन सभी का रिलेशन एबायोटिक से। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, यही क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। यही क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। अभी आपको बताना है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के बारे में। तो एक ऐसा वातावरण जहां पे ह्यूमन ने बनाया है। तो ह्यूमन ने, बताओ, क्या डेजर्ट्स हमने बनाए हैं? नहीं बनाए। कोरल रीफ हमने बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। क्या राइस का जो पैडी फील्ड है ये किसने बनाया है? हमने बनाया है। हमने वहाँ के वाटर को कंट्रोल करते हैं। हम लोग वहाँ के जो भी फर्टिलाइजर है वो कंट्रोल करते हैं। कब काटना है, कब क्या करना है, सारा कंट्रोल हमारे पास है नेचुरल, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। एक पार्क है, पार्क भी एक इकोसिस्टम है, उसका भी कंट्रोल या उसको मॉडिफाई कौन करता है? तो ह्यूमन करता है। डैम बनाते हैं, डैम भी एक इकोसिस्टम है लेकिन वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। एक पॉन्ड कैसा इकोसिस्टम है? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम कैसा है? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो 3 नंबर ऑप्शन सही है, राइस पैडी फील्ड। राइस पैडी फील्ड। कोई दिक्कत? देखो, अच्छा से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि कोई एग्जाम में आएगा, आ भी सकता है,
मेन फोकस ये है कि जो हम लोग पीछे वाले चैप्टर में, यानी कि जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, चैप्टर के बारे में कितना जानकारी हम लोग के पास है उसके लिए। जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और एक्सप्लेनेशन को अच्छा से सुनेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी। एक बार वीडियो देखिए, अच्छा से देखिए, आप भूल नहीं पाइएगा, ये भी मेरा गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट दैट इन्वायरमेंट इज अ सिस्टम दैट इंक्लूड नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना विच आर इंटरडिपेंडेंस हाईलाइट्स। ठीक, बताना है कि एक कंसेप्ट है, जैसे कि जिसमें क्या है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, एक सिस्टम है जहां पे इंक्लूडेड है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना, और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। वो इसमें से क्या शो करता है? द डोमिनेंस ऑफ एबायोटिक इन्वायरमेंट है? नहीं। स्टैटिक नेचर ऑफ इन्वायरमेंट है? क्या हमारा जो नेचर है या जो हमारा इन्वायरमेंट है ये स्टैटिक है? कतई नहीं। होलिस्टिक एंड डायनेमिक नेचर ऑफ इन होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब टोटल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो टोटल सराउंडिंग, हमारे आसपास के जो भी चीजें हैं, चाहे वो मैनमेड हो या वो नेचुरल हो, सारे सराउंडिंग्स क्या है, तो इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो होलिस्टिक। डायनेमिक, जो इन्वायरमेंट है वो रेगुलरली क्या होता है, चेंज करता है। क्या करता है? चेंज कर रहा था, यानी कि इन्वायरमेंट का नेचर ही है चेंज करना। क्या है? नेचर ही है चेंज करना। हम लोगों ने इन्वायरमेंट को बहुत मॉडिफाई कर चुके हैं, अभी तक बहुत मॉडिफाई कर चुके हैं इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट क्या है? डायनेमिक्स है, वो अपने आप में बदलाव ला सकता है टाइम के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा ये सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, होलिस्टिक एंड डायनेमिक नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, अब देखो यहाँ पे लिखा है डोमिनेंस ऑफ एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक इन्वायरमेंट का डोमिनेंस है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखो, जब हम बात एक सिस्टम का करते हैं तो सिस्टम में बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा चीज इंपॉर्टेंट है। अगर वो छोटा चीज सोचो, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, एकदम छोटी छोटी, बहुत छोटी, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब हम सिस्टम का बात करेंगे तो उसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, किसी का डोमिनेंस किसी का डोमिनेंस नहीं होना ये डिसाइड वहां पर नहीं होता है। वहां पे जब सिस्टम है तो सिस्टम में सारे लोग का इक्वल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोमिनेंस ऑफ एबायोटिक इन्वायरमेंट नहीं है। फिर स्टैटिक नेचर, क्या इन्वायरमेंट का स्टैटिक नेचर है? हम लोग तो बोलते हैं कि इस दुनिया का नेचर ही है चेंज होना टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंजिंग आना स्वाभाविक है। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो मानो कि हम मर गए हैं, तो चेंज आना स्वाभाविक है। ये बोल रहा है कि चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो होलिस्टिक एंड डायनेमिक नेचर ऑफ जो इन्वायरमेंट है ये हमारा सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, वो क्या होगा, सही होगा। फिर सुपरियोरिटी ऑफ बायोस्फीयर ओवर द अदर डोमेन। बताओ, बायोस्फीयर का सुपरियोरिटी अदर डोमेन पे, अदर डोमेन नहीं रहेगा तो बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका बता रहा है कि सुपरियोरिटी। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है हमारा, रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होलिस्टिक एंड डायनेमिक नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा है वो बायोटिक कंपोनेंट। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है, इसको हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट किए हैं, एक ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड और दूसरा है नेचुरल। नेचुरल को भी हम लोगों ने दो पार्ट में किया है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक, बायोटिक में क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, बताओ सनलाइट कौन सा है, सनलाइट कौन सा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, ये है एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट।
सॉइल कैसा है, तो ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है। ह्यूमिडिटी कैसा है, ये भी एबायोटिक है। तो जो फंगाई है यानी कि जो फंगी है, ये कैसा कंपोनेंट है, बायोटिक। कैसा कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ द जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट के किस कंपोनेंट का फंक्शन है। देखो फंक्शन है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि उसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो हमारा अर्थ है वो गर्म रहता है। क्या होता है, गर्म रहता है। यानी कि मानो कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल। अब क्या होता है कि जब ऊपर से सनलाइट आता है हमारे अर्थ पे, क्या, जब सनलाइट हमारे अर्थ पे फॉल करता है, सन का जो लाइट है जब हमारे अर्थ पे फॉल करता है, इसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है और रिफ्लेक्ट करके ऊपर चला जाएगा। इसके कारण हमारा अर्थ है वो गर्म होगा ही नहीं, गर्म नहीं होगा। अब इनका जो काम है, वाटर वेपर, CO2, O2, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, ये इस रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेते हैं। और जब ट्रैप करते हैं तो फिर ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे आता है, हमारे अर्थ पे। फिर ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ पे आता है। तो हमारा अर्थ क्या रहता है, गर्म रहता है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि हम लोगों ने जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन किए, तो जो हमारा CO2 है, खासकर CO2 का जो मात्रा है, अमाउंट है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। CO2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे लिए खतरा बन जाए। अब ये क्या करता है कि इस सनलाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैप करने लगा। पहले कुछ जो यहाँ से अर्थ से रिफ्लेक्ट करके गए, ये कुछ बाहर निकल जाते थे, लेकिन जब CO2 का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस आउटगोइंग रेडिएशन को ट्रैप करने लगे। जब आउटगोइंग रेडिएशन को ट्रैप करने लगे तो हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा, जिसका ज़रूरत नहीं था। बहुत ज़्यादा गर्म होने से क्या हुआ, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे, ग्लेशियर्स पिघलने लगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो प्राइमरली इन्वायरमेंट के किस कंपोनेंट का फंक्शन है, किस कंपोनेंट का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए हार्मफुल है। क्या है, हार्मफुल है। तो अभी हम बताओ, हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर का बात कर रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, गैसियस लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा इसमें, सी होगा, एटमॉस्फेयर। यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट के किस कंपोनेंट का, तो एटमॉस्फेयर का फंक्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है जो इकोसिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। तो अभी हमने आपको बताया कि इकोसिस्टम क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस among themselves, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट में जो भी सब कंपोनेंट है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर,
ये भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और एबायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये जो भी हैं ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बायोटिक एबायोटिक पे डिपेंडेंट है। ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो इंट्रैक्शन है, यही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। यानी कि द इंट्रैक्शन बिटवीन द एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट इज इकोसिस्टम, या इंटरडिपेंडेंस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑन बायोटिक कंपोनेंट एंड इंट्रा डिपेंडेंसी among themselves। और ये जो सारे डिपेंडेंसी है, इंट्रैक्शन है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। द टोटल सम ऑफ ऑल वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने भी वाटर है उनका सम, यानी कि टोटल वाटर बॉडीज है, यानी कि वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ है, वो इकोसिस्टम है? तो नहीं, ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर। ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया विथ डिस्टिंक्ट फ्लोरा एंड फाउना, ये इकोसिस्टम है? अगर डिस्टिंक्ट फ्लोरा एंड फाउना है तो क्या ये इकोसिस्टम बन जाएगा? तो नहीं। इकोसिस्टम में इंट्रैक्शन होना जरूरी है, इकोसिस्टम में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अ सिस्टम formed by the interaction of all living organism with each other, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो डिकम्पोजर हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन एक दूसरे में इंट्रैक्शन और इनका इंट्रैक्शन विथ फिजिकल फैक्टर ऑफ देयर सराउंडिंग, और उनके सराउंडिंग जो फिजिकल फैक्टर है, वाटर है, लैंड है, एयर है, इस इंट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही आंसर है। सबका सी आ रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, वो क्या है? सही होगा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन क्या है? द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फिर? लिथो स्फीयर। क्या बोलेंगे उसको? लिथोस्फीयर। तो इकोसिस्टम समझ में आया। जो इंटरडिपेंडेंसी एंड इंट्रा डिपेंडेंसी है इन्वायरमेंट के अदर कंपोनेंट में, वही क्या होता है? हमारा इको, यानी कि द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल फैक्टर ऑफ देयर सराउंडिंग, ये क्या है? इकोसिस्टम। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू, जो इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट को जो हम लोग तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जो हम लोग हार्म पहुंचा रहे हैं, वो डायरेक्टली किस चीज से लिंक है? वाटर साइकिल से, द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन से, या मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन बीइंग टू मीट देयर ग्रोइंग। तो इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो हमारे इंटरवेंशन, ह्यूमन के इंटरवेंशन से, यानी कि ह्यूमन जो अपना नीड को पूरा करने के लिए हम जब आसपास के जंगल को काटते हैं, वहाँ के एनिमल को भगा देते हैं, वही है गवर्नमेंट का डिग्रेडेशन। जब हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में CO2 का, मीथेन का अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब इंक्रीज होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? फॉरेस्ट फायर होता है। अब सोचो कि जब फॉरेस्ट फायर होगा तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी जीव जंतु, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या होंगे? हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया। अपने घर में था फर्नीचर लगाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? डिफोरेस्ट। जब हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन किया तो हमारा जो सॉइल है ये वल्नरेबल हो गया सॉइल इरोजन के लिए।
के लिए सॉइल इरोजन के लिए। जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, और जब फॉरेस्ट ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कौन करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल। जब हम क्या करते हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। यानी कि जो इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन किया गया है ह्यूमन बींग के द्वारा अपने नीड को पूरा करने के लिए, वो क्या है? बोलो। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर। सबका ऑप्शन सी आ रहा है। नेक्स्ट आता है द डोमेन ऑफ द अर्थ दैट कंसिडर्ड द जोन ऑफ लाइफ। अब बताओ जोन ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? द इंट्रैक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। द इंट्रैक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? जोन ऑफ लाइफ। क्या है? जोन ऑफ लाइफ है। कौन सा? बायोस्फीयर। यानी कि ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर है। तो बायोस्फीयर कहाँ बनता है? जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है किनके बीच में? लिथोस्फीयर के बीच में, सॉरी, लिथोस्फीयर के बीच में, हाइड्रोस्फीयर के बीच में और एटमोस्फीयर के बीच, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन वाला जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? बायोस्फीयर है। यानी कि लाइफ एग्जिस्टेंस में सुटेबल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज नोन। यानी कि जब हम लोग इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच के जब हम लोग रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो स्टडीज को उस पढ़ाई को हम लोग क्या बोलेंगे? उस स्टडीज को हम बोलेंगे इको। क्या बोलेंगे? इको। यानी कि द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी क्या होता है बताइए? जब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी क्या होते हैं? और मेट्रोलॉजी क्या होता है? तो मेट्रोलॉजी जब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी अर्थ और जियोलॉजी भी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो हमारा इकोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है? इसमें क्या स्टडी करते हैं? तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? द लिथोस्फीयर वेयर टू बिकम severely polluted with non biodegradable waste। यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो क्या हो गया है? बहुत ही ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से पोल्यूटेड हो गया। तो अब आपको बताना है which component of the environment would be the last to be directly affected and why। ये लास्ट काट देना। ठीक। इसमें से कौन सा कंपोनेंट होगा जो डायरेक्टली अफेक्टेड होगा और क्यों बताइए? इसमें से कौन सा कंपोनेंट होगा, कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही है? आपको बताना है कि इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट होगा जो डायरेक्टली अफेक्ट होगा। देखो हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट डोमेन है। एक है लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर। हमारे पास ये 3 इंडिपेंडेंट डोमेन है, लेकिन इन तीनों डोमेन का जहां पे इंट्रैक्शन होता है
वहां पे बायोस्फीयर होता है लाइफ। जब ये इंडिपेंडेंट हैं तो हमारा अगर लिथो क्या हुआ, जब हमारा लिथो क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, पॉल्यूटेड होगा, तो हाइड्रो और एटमॉस्फेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि जो हमारा हाइड्रो और एटमॉस्फेयर है ये क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन जहां पे इन तीनों का इंटरेक्शन होता है, जहां पे इन तीनों का, ऊपर वाला क्या है, लिथो है, नीचे वाला हाइड्रो है ये वाला, और ये वाला एटमॉस्फेयर, लेकिन जहां पे ये तीनों का इंटरेक्शन होगा, वहां पे बनेगा बायोस्फीयर। लेकिन जब यहां पे तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है तो हमारा हाइड्रोस्फीयर सही है, हमारा हाइड्रोस्फीयर सही है, हमारा एटमॉस्फेयर सही है, लेकिन हमारा जो लिथोस्फीयर है, जो हमारा लिथोस्फीयर है ये सही नहीं है। लिथोस्फीयर क्या है, पॉल्यूटेड है, हमारा लिथोस्फीयर क्या है, पॉल्यूटेड है, लिथोस्फीयर पॉल्यूटेड है। तो जो अगर दो सही है एक सही नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट किस पे इफेक्ट आएगा, हमारा बायोस्फीयर, किस पे आएगा, बायोस्फीयर होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉल्यूटेड होगा, कोई भी एक पॉल्यूटेड होगा तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा, बायोस्फीयर पे आएगा, किस पे आएगा, बायोस्फीयर पे आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन, ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पॉल्यूटेड हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर इफेक्ट होगा, हाइड्रोस्फीयर बिकॉज वाटर कैन डाइल्यूटेड एनी पोल्यूटेंट, हमको वाटर से कोई लेना देना नहीं है, हम बोल रहे हैं कि ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर लिथो पोल्यूटेड है तो इसका मतलब नहीं है कि हाइड्रो और एटमॉस्फेयर भी पोल्यूटेड हो जाएगा। अगर लिथो पोल्यूटेड है और लिथो के आसपास अगर मान लीजिए पानी जमा हो गया है तब जाकर के वाटर पोल्यूटेड होगा, लेकिन लिथो से हमें वाटर और एटमॉस्फेयर का कोई अभी मतलब नहीं है। अगर हाइड्रो पोल्यूटेड हो गया तो हमको लिथो से कोई मतलब नहीं है, एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो गया तो हमें लिथो और हाइड्रो से कोई मतलब नहीं है। ये तीनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन जहां पे तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है वहां बन रहा है एक नया चीज, नया टर्म आ रहा है, नया एक डोमेन बन रहा है। वो डोमेन क्या है, बोलो वो डोमेन क्या है, वो डोमेन है बायोस्फीयर। लेकिन जिन तीनों के इंटरेक्शन से बन रहा है उनमें से एक जो डोमेन है वो अफेक्टेड है, पोल्यूटेड है, तो बायोस्फीयर भी क्या होगा, पोल्यूटेड होगा, डायरेक्टली अफेक्ट। ठीक, तो हाइड्रोस्फीयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो गलत है। एटमोस्फियर अफेक्ट आएगा, नहीं आएगा भाई, हमें अभी आपको बता रहे हैं कि तीनों इंडिपेंडेंट है तो कोई मतलब नहीं है। एटमोस्फियर बिकॉज गैस आर नॉट कनेक्टेड टू द लैंड, यहाँ पे देखो क्या, बिकॉज गैस आर नॉट कनेक्टेड टू द लैंड, जब गैस लैंड से कनेक्टेड नहीं है तो एटमोस्फेयर कैसे अफेक्ट में आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर अफेक्ट में आएगा, क्योंकि जो बायोस्फीयर है ये डिपेंड करता है लिथोस्फीयर पर, हैबिटाट और न्यूट्रिएंट्स और मेकिंग इट डायरेक्टली। यानी कि जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में प्लांट भी आता है, बायोस्फीयर में एनिमल्स भी आते हैं, बायोस्फीयर में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं। जब हमारा लिथोस्फीयर यानी कि जब आपका घर ही पोल्यूटेड है तो आप स्वस्थ हैं ये कैसे बता सकते हैं। जब आपका घर पोल्यूटेड है, घर ठीक नहीं है, तो आप ठीक हो सकते हैं ये मुश्किल हो सकता है, ये क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो जो अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, सही आंसर है। यानी कि अगर अगर हमारा इन्वायरमेंट है ये बायोडिग्रेडेबल से पोल्यूटेड है, खास करके लिथोस्फीयर, अगर हमारा लिथोस्फीयर नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या है, पोल्यूटेड है, तो इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट डायरेक्ट अफेक्ट में आएगा, तो अफेक्ट में आएगा बायोस्फीयर। क्या होगा, बायोस्फीयर। और जब बायोस्फीयर अफेक्ट में आएगा इसका मतलब जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो भी अफेक्ट में आएंगे। हमारा जो सी आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर है वो क्या है, सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर। टिपको मूवमेंट, टिपको मूवमेंट क्या है, वाटर कंजर्वेशन के लिए है, नहीं, टिपको मूवमेंट फॉरेस्ट
फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट किसके लिए है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए है। और यहाँ पे लोग क्या करते थे इस मूवमेंट में, जब पेड़ काटा जाता था तो पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे। बस अभी आप इतना ही जानिए, बस आपको इतना ही जानना है अभी, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट किसके लिए है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए नहीं है, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए। वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि जो हमारा साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो था, वहां पे हम लोग साइलेंट वैली में एक वाटर डैम बना रहे थे, वाटर डैम बना रहे थे। और इसी डैम के विरोध में क्या चला? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के खिलाफ मूवमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर, क्या ये किसके लिए है? प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, गलती गलती गलती, ध्यान से सुनिएगा। जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है, ये किसके लिए था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। वो भी कौन सा फॉरेस्ट? बताए सही है लेकिन थोड़ा सा छूट गया है। कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के खिलाफ क्या हुआ? मूवमेंट चला, क्योंकि इस फॉरेस्ट को काट करके हम लोग क्या बना रहे थे? डैम बना, क्या बना रहे थे? डैम बना रहे थे। समझ आया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिक नहीं है, ट्रॉपिकल लिख लीजिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, उस रेन फॉरेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे? एक डैम बना रहे थे। जब डैम बनाते हैं तो वहाँ के बहुत सारे पेड़ पौधों को हमें क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। जो वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो वहाँ के एनिमल्स हैं उसको कहीं जाना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक मूवमेंट चला था। इसके खिलाफ? वो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के खिलाफ। टाइगर कंजर्वेशन, ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ओनली 2 जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर। 14 नंबर आते हैं। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इन्वायरमेंट रेफर्ड। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग अपने से समझ, सोचो कि हमें एक बहुत ही ज्यादा भारी वेट दे दिया गया। क्या किया गया? वेट दिया गया उठाने के लिए। अब बोला गया कि तुमको 1 किलोमीटर दूर तक लेके जाना है। तो बताओ, जो मैक्सिमम वेट जिसको हम लोग लेकर जा सकते हैं, मैक्सिमम वेट जो उसको हम लोग लेकर के 1 किलोमीटर चल सकते हैं, वो हमारा कैरिंग कैपेसिटी। वो क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। तो जो एक बड़ा सा फैमिली है, फैमिली में एक ही कमाने वाला है, क्या है? एक ही कमाने वाला है। तो जो एक आदमी कमा रहा है, उसके पास जो पैसा आ रहा है, अगर वो पैसा से बिना कर्जा लिए, बिना कर्जा लिए और बिना बचाए अगर पूरे फैमिली को लेकर के चल रहा है, तो उसका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी वही है। उसके बाद अगर एक मेंबर 2 मेंबर बढ़ गए और उसका इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं आया, कोई इंक्रीज नहीं हुआ उसका इनकम, तो फिर उस आदमी का कैरिंग कैपेसिटी वहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है हमारा इन्वायरमेंट। तो एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कितना वो कैरी कर सकता है, कितने लोगों को अपने आसपास रख सकता है, वो होगा हमारा इन्वायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी। बात समझे? ठीक, एक इन्वायरमेंट, मान लीजिए कि एक एरिया है, ये एक एरिया है। इस एरिया में एक ह्यूमन बींग के लिए या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या जरूरत है? उनको सब चीज जरूरत होगा। लैंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, सब चीज जरूरत है, ऑक्सीजन, सब चीज जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया? अब अनलिमिटेड, बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अपना बढ़ा लिए, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा लिए, बहुत ज्यादा। तो क्या ये जो एरिया है, ये जो इन्वायरमेंट है, क्या इतने लोगों को
संभाल सकता है? कितने लोगों को संभाल सकता है? अगर संभाल सकता है वो उसका कैरिंग कैपेसिटी, नहीं संभाल सकता है तो उस इन्वायरमेंट के बस का बात नहीं है, उसका कैरिंग कैपेसिटी वहीं पे खत्म होगी। बात समझ गया? यानी कि द मैक्सिमम जो लेवल है, मैक्सिमम जो वेट है, जो इन्वायरमेंट संभाल सकता है, वही उसका क्या होगा? कैरिंग कैपेसिटी। समझते हैं क्या है? द टोटल वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। कैरिंग कैपेसिटी क्या बोल रहा है? द टोटल वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज दैट एन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट सच। The capacity of the atmosphere to carry water vapor, the ability of the lithosphere to carry the weight of human structure। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं। इसका इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट किसके लिए है? तो लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए बना है? लिविंग थिंग्स के, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है उनके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बना है। तो हम लोग लाइफ को लेंगे, ना कि वाटर और एयर को लेंगे। ठीक, तो अगर इन्वायरमेंट एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सस्टेनेबली अपना रिसोर्स से उनके लाइफ को सपोर्ट करता है, उनके भरण पोषण को सपोर्ट करता है, वो उसका कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम लेवल पर। अगर उसमें एक भी मेंबर, 2 मेंबर, 3 नंबर एक्स्ट्रा आ गए तो फिर हमारा इन्वायरमेंट सस्टेनेबली वर्क नहीं करेगा, उसका कैरिंग कैपेसिटी वहीं पे खत्म हो जाए। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज दैट एन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट ली, यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर। कोई दिक्कत है? यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिसको हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबली अगर सपोर्ट करता है तो उसका क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। अगर उसमें से 2 लोग कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग ज़्यादा आ गए फिर उसका कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और इन्वायरमेंट हमारा कोलैप्स कर देगा, इकोसिस्टम वहाँ का कोलैप्स कर देगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इज अ क्लासिक एग्जाम। बताइए, जब हम लोग बड़े डैम बनाते हैं ये किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का। किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का। देखो इसमें कोई ऑप्शन है? लिथोस्फीयर, पहला ऑप्शन है लिथोस्फीयर वर्सेज एटमोस्फीयर, गलत है। यह नेचुरल इन्वायरमेंट वर्सेज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन क्या है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन व्हिच 2 एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट के 2 एस्पेक्ट में कंफ्लिक्ट हो रहा है, किसके कारण? डैम के कारण। वो 2 एस्पेक्ट इसमें से कौन सा है? लिथो और एटमोस्फेयर? नहीं, नहीं। नेचुरल इन्वायरमेंट वर्सेज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, बायोटिक वर्सेज एबायोटिक, और लोकलाइज रिसोर्स वर्सेज यूबिक्विटस रिसोर्स। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट वर्सेज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। क्योंकि जो हमारा लार्ज डैम जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है वो ह्यूमन ने बनाया है, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो कन्फ्लिक्ट किस, अब कहाँ पे बनाएंगे? नेचर में बनाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधों को काटेंगे, वहाँ से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो एनिमल्स हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे, तब जा करके एक डैम बन, ठीक ना। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बीच में, तो दिक्कत है। तो सारा क्वेश्चन बनेगा अगर आप अपना शांत रख काम कर सारा क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आप का पहला चैप्टर नहीं देखे हैं, चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो आइए मेरा यूट्यूब कंपटीशन ये, उसके बाद आकर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सारा क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the most significant and direct impact of degradation of hydrosphere on the biosphere? ठीक, अगर हमारा
हाइड्रोस्फीयर का डिग्रेडेशन होगा, का सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट इंपैक्ट हमारा बायोस्फीयर पे क्या होगा। ठीक, हाइड्रोस्फीयर डिग्रेड हुआ है तो उस डिग्रेडेशन का इंपैक्ट बायोस्फीयर पे क्या होगा, पढ़ते हैं क्या होगा। इंक्रीज इन सेस्मिक एक्टिविटी, सेस्मिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। सेस्मिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, ठीक, अर्थक्वेक क्या होगा, गलत ऑप्शन है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिसरप्शन ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ऑप्शन नंबर बी हमको सही लग रहा है। क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हमारा हाइड्रोस्फीयर डिग्रेड होगा तो बायोडाइवर्सिटी का और जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें क्या आएगा, डिसरप्शन आएगा, और फूड चेन है उसमें भी डिसरप्शन आएगा। यानी कि जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही आंसर। बी नंबर ऑप्शन सही है। 3 नंबर क्यों सही नहीं है, बोल रहा है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जब हमारा हाइड्रोस्फीयर हो रहा है तो ओजोन लेयर से क्या मतलब है, चेंज इन अर्थ एल्बेडो। अर्थ एल्बेडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अर्थ है। यानी कि जो सनलाइट अर्थ पे टकराता है तो वो हमारा अर्थ सरफेस है उसका कितना ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो जो होता है, एल्बिडो जो होते हैं वो किसका ज़्यादा होता है, तो ग्लेशियर का होता है। किसका सबसे ज़्यादा होता है, ग्लेशियर का ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट टकराता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही आंसर है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबायोटिक कंपोनेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द बायोटिक। इसमें से कौन सा एक सही एग्जाम्पल है, जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। उसका सही एग्जाम्पल क्या है, एनिमल फाइटिंग फॉर टेरिटरी, प्लांट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, बी पॉलिनेटिंग फ्लावर, और फंगाई डिकम्पोजिंग डेड फूड। अब आप बताइए कि बायोटिक प्रोसेस और एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो प्लांट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस इज यूजिंग सनलाइट। जो हमारा सनलाइट है वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। प्लांट है वो बायोटिक कंपोनेंट है, और जो हमारा सनलाइट है वो प्लांट को क्या कर रहा है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है अपना खाना बनाने में, ऑप्शन बी होगा वो हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी रीजन व्हाई द एटमॉस्फेयर इज कंसिडर्ड क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बायोस्फीयर। बताइए क्यों हम लोग एटमॉस्फेयर को एक क्रिटिकल कंपोनेंट कंसिडर करते हैं बायोस्फीयर को एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमें इसेंशियल गैसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये अलग अलग टाइप के वेदर और क्लाइमेट देते हैं, जिसके बाद रेनफॉल आता है, और ये हमें हार्मफुल सन रेडिएशन से भी बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, सही होगा। यानी कि प्रोवाइड द मीडियम ऑफ फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, वेदर और क्लाइमेट के लिए। फिर कंटेन इसेंशियल गैसेस, और इसेंशियल गैसेस इसके पास है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो लाइफ एग्जिस्टेंस में क्या है, बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से जो हमारा प्लांट होगा वो अपना भोजन बनाएगा, और ये प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, उस ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे, इस प्लांट को हम लोग खाएंगे। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, इफ अ पार्टिकुलर स्पेसीज ऑफ टॉप प्रेडेटर बिकम एक्सटिंक्ट। यानी किसी एक पार्टिकुलर स्पेसीज का जो टॉप प्रेडेटर है, जैसे लायन, चीता, टाइगर, ये जो प्रेडेटर है ये एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, मर जाते हैं। इट कैन लीड टू अ फेनोमिना कॉल्ड ट्रॉपिक कैस्केड, जिसके कारण एक फेनोमिना आता है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक कैस्केड बोलते हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बहुत ही सही है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेजिलिटी ऑफ द लिथोस्फीयर नहीं, इंटरकनेक्शननेस एंड इंटरडिपेंडेंस विद इन द बायोस्फीयर, स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं, डोमिनेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर। अब देखो ध्यान से, जो प्रीडेटर है वो क्या करते हैं, हर्बीवोरस के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर प्रीडेटर नहीं है, ध्यान से सुना, अगर प्रीडेटर नहीं है तो केवल हर्बीवोरस बचेंगे, यानी कि जो ऐसा एनिमल जो केवल प्लांट खाता है। अगर प्रीडेटर के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला कोई भी एनिमल नहीं है तो क्या होगा कि उनका पॉपुलेशन दिन प दिन बढ़ता जाए, यानी कि हर्बीवोरस का पॉपुलेशन क्या होते जाएगा, अनलिमिटेड अमाउंट में इंक्रीज करेगा, क्योंकि उनको मारने वाला कोई है ही नहीं, अनटाइमली मारने वाला कोई नहीं है। उनका जो एक लाइफ टाइम है, लाइफ साइकिल है, मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, उतना दिन तक तो वो जिंदा रहेंगे, ऐसे तो उसको कोई मारेगा नहीं। तो ये हर्बीवोरस क्या करेंगे, केवल प्लांट खाते, केवल ट्री खाएंगे, सारे प्लांट आ जाएंगे, सारा जंगल साफ कर देंगे और फिर वो अपने भूखे। तो जो हमारा इकोसिस्टम है ये क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंसी बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, सही आंसर ना, बी है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ठीक है। तो जब किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे, यानी कि जैसे कि हमारे टॉप प्रेडेटर अगर एक्सटिंक्ट कर जाए तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक कैस्केड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक कैस्केड बोलते हैं। यानी कि किसी भी एक पार्टिकुलर स्पेसीज के टॉप प्रेडिटर एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, ट्रॉपिक कैस्केड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक कैस्केड बोलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको सही से इलस्ट्रेट करता है, क्योंकि हमारा जो बायोस्फीयर है, जो हमारा इकोसिस्टम है, ये इंटरडिपेंडेंसी पे चलता है, सहयोग से चलता है, एक दूसरे के हेल्प से चलता है। अगर टॉप प्रेडेटर नहीं है तो हर्बीवोरस का जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, अनलिमिटेड अमाउंट में इंक्रीज होगा। और जब अनलिमिटेड अमाउंट में हर्बीवोरस का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं खा जाएंगे, आपस में लड़ने लगेंगे खाना खाने के लिए, और पूरा इकोसिस्टम बायोस्फीयर क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इतना ही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक और बात है, हम लोग यूट्यूब पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए यूट्यूब शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं, जिससे आप कम समय में इंडियन पॉलिटी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने देश के गवर्नमेंट के सिस्टम को बहुत ही आसानी से और कम समय में समझ सकेंगे, जान जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल वरण्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।